सब एक ही जगह बैठे हुए हो ना आज? यस सर। हम्म, ठीक है। कल जो पढ़े थे लास्ट क्लास, उसमें कोई दिक्कत? और एचसी वर्मा किए हो? 1 to 31 सेट करने बोले थे। यस सर। हो गया है? यस सर। तो ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग देख रहे थे कि कुछ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है, लेकिन वही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ चार्जेस। एंड ये अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो फोर्स का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड होता है। क्योंकि वो जो कांस्टेंट में एप्सिलॉन था वो मीडियम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वो रोक सकता है, मतलब कि अगर किसी मीडियम में जाने से जितना ज्यादा एप्सिलॉन रहेगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि पेंडुलम वाले केसेस। तो हमने एक सिंपल सा केस दिया था कि दो हमारे पास दो बॉब थे, दोनों पे हमने चार्ज दिया जो कि इंसुलेटिंग थ्रेड से लटक रहे थे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में एंगल निकाले थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि अगर दोनों पे चार्जेस सेम थे, मास सेम था, तो एंगल थीटा निकाले थे, जो कि दोनों तरफ देखते तो सेम ही आता। लेकिन हम इस केस में कह रहे हैं कि इसका मास जो है m है, इसका भी मास जो है m है, लेकिन चार्ज चार्ज जो है इस पे q1 है जो कि ग्रेटर देन q2 है, एंड इस पे चार्ज q2 है। और ये एंगल अगर थीटा फॉर्म कर रहा है एट इक्विलिब्रियम और ये एंगल थीटा 2 फॉर्म हो रहा है, तो वही हमें बताना है कि रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या होगा इस केस में। फिर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, कौन ज्यादा होगा, कम, कौन कम होगा, क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि दोनों बॉब था, दोनों पे अगर चार्जेस दे रखे थे क्यू क्यू और मास सेम रखे थे, तो दोनों के लिए थीटा आया था, tan थीटा इक्वल टू F/mg आया था हमारा, याद है? ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर चार्जेस दोनों पे अब सेम नहीं है, इस पे चार्ज जो है वो Q1 चार्ज है, इस पे चार्ज जो है Q2 है, और दे रखा है कि Q1 जो है वो ग्रेटर देन Q2 है। फिर थीटा सेम है। सेम रहेगा। सब फोर्स दोनों पे ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस कुछ भी अगर d बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इस पे फोर्स F कुछ लग रहा होगा, इस पे भी फोर्स कितना लग रहा होगा, सेम, और नीचे की तरफ mg, इस पे भी नीचे mg। तो हमने देखा था कि tan ऑफ थीटा जो आया था वो F/mg आया था। सिंस यहाँ फोर्स भी सेम है, mg भी सेम है, दिस इंप्लाइज दैट कि थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 के बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अगर हम मान लेते हैं कि यही दोनों बॉब है, इस बार हम मास को अलग अलग कर देते हैं, इसको बोल रहे हैं m1 है, ये m2 है, और दोनों पे चार्ज जो है q q ही है, तो क्या होगा?
लेट से कि m1 m2 के से ज्यादा है। थीटा बड़ा इस केस में क्या होगा? थीटा टू बड़ा ठीक है, सेम कह सकते हैं कि जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। इधर हम बोल रहे हैं m1g, इधर हम बोलेंगे m2g। तो tan थीटा 1 अगर लिखेंगे तो यह आएगा हमारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई m1g, एंड अगर tan थीटा 2 लिखेंगे तो यह आएगा Fe बाई m2g। ठीक है, तो यहां से हमें थीटा 1 थीटा 2 में रिलेशन देना है। ये जो थीटा है 0 से पाई बाई 2 है, और 0 से पाई बाई 2 तक tan थीटा जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सिंस m1 जो है ग्रेटर देन m2 है, दिस इंप्लाइज इट कि थीटा 1 जो होगा लेस देन थीटा 2 होगा। क्लियर है? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये tan थीटा 0 से पाई बाई 2 तक ऐसा अगर हम लोग बनाते हैं तो ऐसा कुछ फंक्शन आता है tan थीटा का, यही आता है। यानी कि 0 से पाई बाई 2 तक अगर हम देख रहे हैं तो tan थीटा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एचसी वर्मा सॉल्व किए हो तो ये क्वेश्चन उसमें दे रखा है, किए हो गया कि यहाँ से एक बॉब लटक रहा है, यहाँ से एक बॉब लटक रहा है, दोनों के बीच का दूरी डी है। ठीक है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, और आइडेंटिकल है। तो हमें बताना है कि भाई कितना दूरी ये डिस्प्लेस करा होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तेल है, ये लेंथ तेल है, डिस्टेंस एंगल ही फाइंड करना है, एंगल डिफ्लेक्शन। सर ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में था ना? हाँ ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन दे रखा है ये एंगल थीटा है और थीटा स्मॉल है। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना होगा। थीटा गिवन है। कहाँ? तो हम्म, अंडर ए स्क्वायर ठीक
ठीक है, बस वही क्या करना है इक्वेशन। जैसे ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन तुम लोग देखोगे HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 23, उसमें ये सारे कुछ दे चुका है, मास उसमें पूछा है। ठीक है, यानी कि सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पे मास पूछा गया है हमसे। यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट है वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल दे रखा है, तो एक्स फाइंड करना है, यानी कि हमें हॉरिजेंटल ही लेके लिखना है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों सेम होगा, मास हम यहाँ पे सेम ले रखे हैं, तो नीचे की तरफ mg। फिर से वही चीज, t cos थीटा हमें दिख रहा है mg के बराबर, और t sin थीटा दिख रहा है f के बराबर, और f को हम क्या लिख सकते हैं, k क्यू स्क्वायर बाई के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी इस डिस्टेंस के टर्म में दे रखा बस होता एक्स है। स्क्वायर रहेगा नीचे। अच्छा हाँ, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम टेन थीटा स्मॉल दे रखे हैं, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, टेन थीटा इजकल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर mg। ठीक है, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, अगर ये लेंथ हमें दे रखा है, मान लेते हैं ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स बाई 2, यही होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा है, तो हम यहाँ पे टेन थीटा को कितना रख सकते हैं, ये d माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एल पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली फिलहाल जब कुछ वैल्यूज नहीं दे रखा है, तो टेन थीटा के टर्म में ही रख के सॉल्व कर लो। इसे थीटा ही मान लेंगे, थीटा स्मॉल है, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। क्यूबिक में हाँ, जैसे वैल्यूज दिया रहेगा तो क्यूबिक इक्वेशन आएगा, ऐसा वैल्यू दिया रहेगा कि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, यस। वार जो है ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट पे लेट से एक ऐसा रस्सी से हमने एक चार्ज कनेक्ट किया था, और इस पे चार्ज है Q, इस पे यहाँ पे एक चार्ज, यानी कि ये भी दूरी L है, यहाँ से नीचे L दूरी पे पॉइंट P पे यहाँ पे हमने एक और चार्ज जो है Q, ये फिक्स्ड रखा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि इन दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, तो दूसरा वाला जो हमारा ये चार्ज है इधर की तरफ रिपेल करेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यस। इस सिचुएशन में जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है, दोनों लेंथ एल ही है, तो हमें फाइंड करना है टेंशन इन स्ट्रिंग। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अभी तक क्या दिख रहा है हमें कि एक छोटा सा कंसेप्ट हमने पढ़ा कि फोर्स ये चीज होता है, उससे रिलेटेड हजार तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, हर जगह काम हमें वही करना है जो हम बचपन से करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इक्वेट करना, सॉल्व करना। तो मास एम मान। हाँ एम।
हो गया। हो गया। फिर आया। देखो यहाँ ध्यान से कि अगर हम ऐसा फिगर बनाते हैं तो ये हमारा पॉइंट है, टेंशन इधर लग रहा है, फोर्स इधर, mg इधर। ये अगर एंगल थीटा है लेट से, यहाँ पे हमने x मान लिया क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल भी x ही होगा। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी हमें x ही दिख रहा है। क्लियर है? अगर वो यस एंगल x है तो ये वाला एंगल हमें फिर से कितना दिख रहा है, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ ध्यान से देखो, हमें ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि इधर की तरफ f लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, इधर की तरफ टेंशन लग रहा है। ये दोनों एंगल को हम मिला दे तो 2x दिख रहा है, ये एंगल पाई माइनस एक्स दिख रहा है और ये एंगल भी पाई माइनस एक्स दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिखता है तो हमें लाइमीज थ्योरम याद आता है। यस ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइमीज थ्योरम, क्या था लाइमीज थ्योरम, क्या लिखेंगे बताओ? sin theta over divided by t. यही mg बाई साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ बाई साइन 2x। तो हमें टेंशन पूछा है तो यहाँ दिख रहा है t इक्वल टू mg। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है कि हमने ये प्रोसेस क्यों अपनाया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 दिख रहे थे, ऊपर भी हमको तो 3 दिख ही रहे थे, लेकिन वहां पे हमें एंगल, डिस्टेंस, ये सारे चीज आसानी से मिल जा रहे थे। यहाँ पे एंगल थीटा भी नहीं दे रखा है तो हम ये लेंथ भी निकालने में हमें मुश्किल होगा, तो डिफिकल्टी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेथड भी, ऐसा भी अगर कहीं दिखे तो हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो 2 पाई के बराबर आना चाहिए, आ भी रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत?
एक जो है माइनस, चलो प्लस क्यू चार्ज जो है यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर पे, और इसके अबाउट यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये फिक्स्ड है और ये जो है मूव कर रहा है किसी ओमेगा से, लेट से भी है, तो मूविंग इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक एटम है, एटम के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली हम बोल रहे हैं कि एक चार्ज जो है एक सर्कुलर पाथ के सेंटर पे फिक्स्ड है और एक निगेटिव चार्ज जो है इसके राउंड में घूम रहा है। वो घूम रहा है, किसी स्पीड से घूम रहा होगा, और ये घूम रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड बता सकते हो? Yes. 2 हाँ, pi r into under mr by 2 पाई आर भाई, 2 pi r into under mr by k ये k आर under तक। ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है, और वो एफी जो होगा वो किसके बराबर होगा? सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रिपिटल फोर्स के centripetal बराबर। तो क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर, मास एम मान लो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, हमें वेलोसिटी मिल गया। तो टाइम पीरियड अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई r/v। ठीक है, 2 पाई, क्यू को बाहर निकाल सकते हैं, आर को चाहो तो अंदर ले जा सकते हो, या फिर आर को उसको भी बाहर ले लो। ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। के को यहाँ पे हम 4 पाई एप्सिलॉन रख के और भी लंबा कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सेम चीज है। यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग से या कनेक्टेड जो है Q2 चार्ज है, मास m है, इसे हम भी मिनिमम कितना दें टू कंप्लीट द सर्किल। ठीक है, याद है हम लोग सर्कुलर yes मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यही काम किए थे। root 5 वही यहाँ पे 1/√5g आता था, यहाँ क्या आएगा? magnitude से हाँ, 10 से 0 आवाज 0 नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे तो 10 हेलो, से 0 तो
क्या सर बोल रहे हो? हाँ सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो कर हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस केस में टेंशन क्या हो जाता था? 0। ठीक है। सर इसमें तो एनर्जी का भी कंसिडरेशन लेना पड़ता है ना। हाँ सर डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है चार्जेस के बीच में, तो फिर हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इनिशियल और फाइनल सेम ही रहेगा। खैर एनर्जी का ज्यादा जरूरत नहीं है इस केस में जो क्वेश्चन कर रहे हैं। और एनर्जी क्या है, अगर एनर्जी यूज करते हो तो एनर्जी अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो उसके बदले एक टर्म और यूज करते हैं हम लोग, वर्क डन। तो वो देख सकते हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम पूछे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो बता सकते हो? कितने भी एंगल जीरो रोटेशन के लिए सर हमेशा 0 0। ही रहेगा। हाँ तो उसका वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसमें फिर। ठीक है, जनरलाइज हम लोग इसमें नहीं निकालेंगे कि वाले पॉइंट के लिए कर। सर आवाज कट हेलो। यस सर अरे अब यस सर टॉर्क पर टेंशन 0 है तो यही हमें इक्वेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा, ये तो सेम चार्ज है तो ये ऊपर लगेगा। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। सिंस की टेंशन 0 है, टेंशन नीचे लगता है ऐसा। ठीक है, तो टेंशन नीचे लगता है तो यहाँ माइनस टी डायरेक्ट लिखते, फॉर्मूला लेकिन यूज टेंशन चूंकि पे एक फोर्स ये नहीं था, एक्स्ट्रा फोर्स लग गया है। यस हाँ, सर सिर्फ अंडर ग्रेविटी था। हाँ, सर अंडर रूट यस 5 GL प्लस Q1 Q2 M/L अंडर रूट 5 GL प्लस के Q1 आगे। Q2 इंटू हाँ, M/L। कहीं गलत कर रहे हो। अंडर रूट 5 GL माइनस के Q1 Q2 बाई एम आर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक ये, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्कल ये हमें इक्वेशन एक मिल रहा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो। यहाँ लेकिन सर आवाज सिंस हम देखते हैं। हेलो। यस सर यस सर आ रहा है। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है और हमें लिस्ट कंडीशन देख रहे हैं तो जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट कंप्लीट करने के लिए टेंशन एट टॉप पॉइंट 0 होना चाहिए। अगर वहां पे 0 है
तो यहाँ पे इसलिए इक्वेशन हमें ऐसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें भी का वैल्यू तो पता है नहीं, ठीक है, हमें मिनिमम यू निकालना है लेकिन भी का वैल्यू पता नहीं, और डायरेक्टली हम लोग वो फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सिर्फ हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ही यूज करा था। क्लियर है? तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन। अगर हम एनर्जी का टर्म सोचे तो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगा, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं। ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अगर यहाँ पे हम वर्क डन की बात करें, ठीक है, तो वर्क डन जो है किस किस चीज का लग रहा होगा, ठीक है, तो वर्क डन लग रहा है टेंशन का, प्लस अकॉर्डिंग टू एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा रहे हैं, वर्क डन ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन ग्रेविटी, ये तीन फोर्सेस हमें दिख रहे हैं। और ये क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन टेंशन कितना होगा, 0। जीरो। 0 हमेशा जो टेंशन है वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है तो जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये भी जीरो, 0। क्योंकि ये भी जो है हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, यानी कि दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला, यानी कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ सिर्फ हमें किसकी वजह से दिख रहा है, तो वर्क डन ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी की वजह से है तो लेवल हमको चूज करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वर्क डन हमें लिखना है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg किधर लग रहा है, नीचे यस लग रहा है, और हम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव ग्रेविटी का नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस, टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा, इस पोजीशन से ऊपर जा रहा है तो 2r, 2 r यानी कि 2 2mgr लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाफ एम भी स्क्वायर हमें मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एम भी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम यू स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4 mgr। किसी को दिक्कत, ठीक है। यहाँ से हमने 2 को इधर मल्टीपल कर दिया तो -4 mgr होगा, इसको इधर हम लेते हैं mu स्क्वायर वाले टर्म को, तो ये मिल गया इक्वेशन 2। अगर हम इसे इक्वेशन 1 में यूज कर लें एम बी स्क्वायर के बराबर, तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर माइनस एम जी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर था। तो हमने क्या करा कि इधर भी mu आर से डिवाइड कर दिया और इधर से भी आर से डिवाइड कर दिया, तो एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 4 mg मिलेगा। यस यू फाइंड करना है, आराम से यहाँ हमें दिख रहा है, दिस सिंप्लाइज दैट कि आर से मल्टीपल कर लो, तो आर से अगर हम मल्टीपल कर लेंगे तो हमें दिख रहा है एम यू स्क्वायर इजकल टू, ये इधर आ जाएगा, कहीं साइन में गलती कर रहे हैं क्या, सर हाँ एलएचएस में mg में प्लस होगा और q1 q2 माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, और सर उसके पावर वाले में माइनस। क्यों, अच्छा सेंटर की तरफ लेना है तो ये अवे हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ से mu स्क्वायर m से डिवाइड कर लो और क्या, u स्क्वायर कितना दिख रहा है, सॉल्व कर लो। 5mgr माइनस k q1 तो m कट q2 बाई जाएगा। r। हाँ, इसमें m रहेगा, इतना बच रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से करो। तो स्क्वायर ही रहेगा, क्या? तो वहाँ पे स्क्वायर अच्छा, रूट लगा दिया तो स्क्वायर नहीं रहेगा। हो गया ये। यस। जैसे कि हम लोग कल एक पॉइंट्स में, फोर्स के पॉइंट्स में लिखे भी थे कि अगर हम फोर्स को किसी मीडियम में डालते हैं तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम घट जाता है। ठीक है, यानी k टाइम्स घट जाता है, एयर टाइम्स घट जाता है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो एयर से अगर वाटर में सेम डिस्टेंस पे रखेंगे तो उतना टाइम्स घट जाएगा। खैर, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं, यानी कि एफ नॉट फोर्स लग रहा है, एफ नॉट फोर्स इन एयर बिटवीन टू चार्जेस। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिर से बता सकते kept at a distance d। ठीक है, कह रहा है कि अगर दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच का जो फोर्स है एफ नॉट, क्लियर है? इफ यस सर। they are kept in any medium with dielectric constant k। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मतलब कि जो हमारा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जिसको हम के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर या फिर के, दोनों से हम लोग इस चीज को रिलेट करते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिटिविटी या फिर के से। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है उसमें पुट कर दिया गया है, तो फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस in that medium so that force remains same। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर दो चार्जेस एयर में रखे गए हैं तो फोर्स एफ नॉट लग रहा है, अगर हम उसे मीडियम में रख देते हैं तब भी फोर्स जो है एफ नॉट ही लगना चाहिए। तो अगर ऐसा स्थिति है तो जरूर डिस्टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि चार्जेस सेम है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो डी बाई रूट की डी बाई रूट के ना,
ठीक है। अगर हम इन एयर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एफ नॉट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर इन मीडियम। अगर हम मीडियम जिस मीडियम में रख रहे हैं उसमें लिखेंगे तो हमें फोर्स एफ नॉट ही लिखना है, इजकल टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन को हम लोग k इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। अब दोनों फोर्सेस इक्वल है, इक्वेट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट कि दोनों इक्वल है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कट जाएगा, 1/d स्क्वायर इक्वल टू 1/k आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू d बाई रूट अंडर k। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है, यानी कि जो रिजल्ट है आर इक्वल टू डी बाई रूट के, यानी कि इस चीज को ध्यान, ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसे ध्यान में रखना है। कैपेसिटर में हम लोग इस चीज का यूज करेंगे। क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे हाँ नॉट आर है तो क्या, तो जो एक्सप्रेशन लिखे आपने ये यस हाँ, तो का हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन जो होता है ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ई आर को हम लोग के से भी लिखते हैं, जिसे एक अलग नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये जो है कैपेसिटर में ई आर एप्सिलॉन आर का के टर्म ही यूज करते हैं। इस चैप्टर में एक के यूज हो चुका है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने के लिए ये चीज स्टेटमेंट लिखी। क्लियर है? लिखोगे तो जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारे मन में आएगा तो के ही आएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग उस चीज के बारे में जाने नहीं है। ठीक है। एक चीज और, ठीक है, समझने के लिए है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर एक दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो जो फोर्स है वो किसी दूसरे चार्ज के आने से कोई फर्क उस पे नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी जो दो पहले चार्जेस के बीच में फोर्स जो लग रहा था वो किसी और चार्ज के आने या फिर नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। ठीक है, अगर दो चार्जेस के बीच में है तो अगर हम लोग किसी मीडियम में डाल रहे हैं, यानी किसी भी चार्जेस को अगर हम सेम दूरी पे भी रखें और किसी दूसरे मीडियम में डाल रहे हैं तो फोर्स चेंज कैसे हो रहा है उस चीज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में जब डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग तो उस समय और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ वैक्यूम है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, वैक्यूम में ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड ये Q2, दोनों के बीच में लेट से डिस्टेंस है R। तो ये जो फोर्स हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं, ठीक है, किसी भी मीडियम में हम रख दें, लेट्स से कि कोई भी एक ऐसा मीडियम है जो कि यहाँ पे है। मीडियम यानी कहने का मतलब कोई भी अदर स्पेस, कुछ भी, मेटल है, कंडक्टर है, कुछ और है, ठीक है। तो अगर है, लेट्स से एयर ही है, और एयर में भी अगर हम मान लेते हैं कुछ गैसेस हैं, कुछ भी है, ठीक है, अदर देन वैक्यूम अगर कुछ है, तो यहाँ पे अगर हम मान रहे हैं कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो आसपास का जो सराउंडिंग होगा उसमें जरूर कुछ ना कुछ आयंस रहते हैं, ठीक है। बात यहाँ समझना है कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कोई भी अदर मीडियम हो, ठीक है, वैक्यूम नहीं है, कुछ भी है, तो उसमें अगर मान लेते हैं कि आयंस है, तो आयंस, निगेटिव आयंस जो है यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, ठीक है। ऐसा सोचो कि सिर्फ एक अगर पॉजिटिव चार्ज होता, तो अगर उसके सराउंडिंग में जितने निगेटिव डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी होते तो आके उस पे चिपक जाते। वैसे अगर ये भी पॉजिटिव है तो इस पे भी कुछ निगेटिव चार्जेस आके चिपक जाएंगे। ये जो हम निगेटिव चार्जेस बोल रहे हैं, इट इज ड्यू टू आयंस इन मीडियम। जिस भी मीडियम की बात कर रहे हैं उसमें अगर कुछ आयंस है, चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी वजह से है कि ऐसा आके इन दोनों चार्जेस पे चिपक जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि इफेक्टिव चार्ज डिक्रीजेस, दोनों का जो इफेक्टिव चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। अगर ऐसा हम इसी में कह दे कि अगर मीडियम में है, हम ओवरऑल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये दो चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ चार्जेस, वो क्या होगा, तो हम अभी भी बोलेंगे कि ये Q1 चार्ज Q2 पे सेम फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। Q1 चार्ज की अगर बात करें तो Q2 पे सेम फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ओवरऑल फोर्स इन जो आयोनाइज हो जा रहा है इस पे, इसकी वजह से घट रहा है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण Q1 चार्ज थोड़ा अट्रैक्शन भी कर रहा होगा, और सिर्फ Q2 पे रिपल्सन, तो ओवरऑल फोर्स घट रहा है, ठीक है। यानी कि इस चीज को ध्यान में रखना है कि एफ नेट, ठीक है, एफ नेट ऑन चार्जेस रिड्यूसेस। लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ इंडिविजुअल फोर्स की बात कर रहे हैं, हम बाकी इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो Q1 चार्ज जो Q2 पे कितना लगा रहा है, तो हम बोलेंगे कि अभी भी वो उतना ही लगा रहा हो। बात क्लियर है। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कैपेसिटर से पहले। तब तक के लिए इतना ही समझना है कि डाइइलेक्ट्रिक जो है इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसमें कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस जो होते हैं वो किसी भी चार्ज पे चिपक जाते हैं, उनके वजह से वो कुछ अपना शेप ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे वो अपोज करते हैं, और उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग परमिटिविटी से, ठीक है। इतना में किसी कोई दिक्कत? इसमें ये जो फोर्स हाँ, मीडियम को घटित आवाज नहीं आ रहा है। सो हाँ, तो जो मीडियम में जो फोर्स लगा रहे हैं, जो हाँ, जो नए आए जो जुड़े हैं वो भी तो फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरे हाँ। तो जो आयंस आ रहे हैं उनकी वजह से परंतु ही तो ओवरऑल फोर्सेस घट रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ये चार्ज जो है इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा, इसके तीसरे चार्ज के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस पे नेट फोर्स तो चेंज हो रहा है कि नहीं,
तो यहाँ पे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मीडियम में फोर्स जो है घट जाता है, तो हम लोग हमेशा नेट की ही बात करते हैं। 90% केसेस में नेट फोर्स की ही बात कहा जाएगा। लेकिन कभी पार्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि क्या उन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स सेम लग रहा होगा या डिफरेंट है, ओवरऑल की हम बात नहीं कर रहे। हम इंडिविजुअल चार्ज पे इंडिविजुअल दूसरे चार्ज की वजह से सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे अगर सेम दूरी पे है, सेम चार्जेस है तो सेम लग रहा हो, लेकिन मीडियम की वजह से चूंकि आयोनाइजेशन आ रहा है और उनका इफेक्टिव चार्ज घट जा रहा है। अगर एक निगेटिव चार्ज होता तो उस पर पॉजिटिव आयन आके ऊपर से छाप लेते, ओवरऑल उस चार्ज का वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो जा रहा है, निको रिजल्ट हमें मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। और चार्ज घट जाएगा तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, तो फोर्स भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखने का तरीका। तो उससे पहले कि वेक्टर फॉर्म हम बोले, उससे पहले हम एक सिंपल सा चीज जानना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P का जो हम लोग पोजीशन वेक्टर देते हैं वो इस लाइन से देते हैं, ओरिजिन से जो लाइन यहाँ तक जाता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ x1 और y1 दिए गए हो तो हम अगर इसको हम r1 वेक्टर बोल रहे हैं तो r1 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j y1। cap। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई q पॉइंट हो, इसका कोऑर्डिनेट बोल देते हैं x2, y2 है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि r2 वेक्टर है। तो r2 वेक्टर अगर लिखना हो, z कोऑर्डिनेट होता तो भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये तो था कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में p और q का। लेकिन अगर हम इस वेक्टर को लिखना चाहें तो क्या होगा, ये r वेक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ। R2 minus R1। रिजल्टेंट ऑफ R1 ठीक है, R2। ध्यान से देखो, ट्रेंगल दिख रहा है, ट्रेंगल दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है कि r1 प्लस r इक्वल टू r2। ट्रेंगल ऑफ एडिशन याद करो और देखो, O से P पे गए और P से Q, तो O से Q जो है रिजल्टेंट दे रहा है, तो R वेक्टर हमें यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है कि यह R2 माइनस R1 वेक्टर है। क्लियर है? यानी कि जब हम ऐसा लिख रहे हैं R2 माइनस R1 वेक्टर, यानी कि हमें किधर से किधर पॉइंट कर रहा है, यानी कि P2Q रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर वाले टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, ये हमें आर वेक्टर दिख रहा है। तो हम जो है इसी चीज का यूज करने वाले हैं कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ रहे हैं तो हम मैग्नीट्यूड देखें, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। ठीक है, तो वही हम मान रहे हैं कि ऊपर वाले हमारे पॉइंट P और Q हैं। ठीक है, लेट ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है R1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। इस पे हमने पॉइंट P पे चार्ज रखा Q1 और इस पॉइंट पे चार्ज रखा Q2। दोनों के बीच का दूरी लेट से R है। ठीक है, और हम जो है P से Q जो जा रहे हैं इसे हम करें कि ये हमारा R वेक्टर है और R वेक्टर जो है R2 माइनस R1 वेक्टर है। तो
हमें जो फोर्सेस लग रहा है, एक तो इस पे इधर लग रहा है F21 और इस पे इधर लग रहा है F12, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो अगर हम Yes. F21 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, F21 वेक्टर, तो कोई भी अगर हमको वेक्टर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, बोलो? जैसे कि अगर यूनिट हमें, वेक्टर। हाँ, ऐसा एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये वेक्टर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, 3 इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे F21 वेक्टर लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर यानी कि आर कैप। ध्यान से देखो, आर जो है P से Q की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा F21 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई आर, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, सिंस आर कैप इजकल टू आर बाई। क्लियर है? अगर हम यहीं पे इसी इक्वेशन में बोल रहे हैं कि ऑल्सो अगर हम F12 की बात करें वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है आर से अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हमें दिख रहा है कि आर से अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस आर कैप लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का ये अपोजिट डायरेक्शन आ गया। Yes. क्लियर है? तो यहाँ पे इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, या फिर K Q1 Q2 बाई आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक है, अगर आर की डायरेक्शन में है तो, अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम निगेटिव साइन से मल्टीपल कर सकते हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि दोनों रिपल्सिव था, हमने लिख लिया, ऐसा भी हो सकता था ये पॉइंट Q मिलता, ये पॉइंट Q मिलता, यहाँ पे प्लस Q1 लेट से, यहाँ माइनस Q1, हमने इसे आर वेक्टर बोला है। इस समय हम यहाँ फोर्स देखते तो F21 तो इस पे दिखता, यानी कि ऊपर जो हमने डिराइव करा है उसके हिसाब से तो हमारा अपोजिट आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो क्या करें हम? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर चार्जेस को साइन के साथ पुट कर देंगे तो हमें सोचने की जरूरत पड़ेगा, बोलो? नो सर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, पुट चार्जेस विथ साइन। ठीक है, चार्जेस को अपने साइन के साथ, यानी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स देगा, माइनस प्लस है तो प्लस हो जाए, माइनस प्लस है तो निगेटिव आएगा, यानी कि आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, और हमें अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, इस पे बेस्ड सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक कहेंगे कि इस पॉइंट पे चार्ज है, दूसरा इस पॉइंट पे चार्ज है, बताओ फोर्स क्या है, तो ये मेथड लगाना है। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए
ठीक है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं, सब पे चार्ज क्यू है। फाइंड if 1 5 1 8 6 7, बाकी तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी एक करके दिखाओ हमको। ठीक है, 1 5 ही करते हैं, बाकी सब होमवर्क। लेंथ क्या है? ए मान लो, साइड डिस्टेंस ए क्यूब है। तो F15 K Q स्क्वायर 2 इनका होल क्यूब इंटू ए आई कैप। ठीक है, पहला तो आसान है, अगर हम R1 वेक्टर लिखेंगे तो ये तो हमें 0 ही मिलेगा। R2 वेक्टर लिखेंगे तो ध्यान से देखो, ए आई कैप प्लस ए के कैप हमें दिख रहा है। किसी को दिक्कत? y में कुछ भी नहीं है, जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देंगे तो क्या लिखेंगे, a 0 a, इसलिए हमने ये वेक्टर लिखा है। तो अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं 1 5 की, ये फोर्स कितना लग रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स की दूरी तो हमें √2 दिख ही रहा है, तो हम लिखेंगे k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा। उसके बाद क्या लिखना होता है, यहाँ से भी देखते तो हम आर वेक्टर अगर लिखेंगे तो ए आई कैप प्लस जे कैप दिख रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है √2a दिख रहा है। ठीक है, तो आर कैप अगर लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, ए आई प्लस जे बाई √2a। अच्छा के, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी पॉइंट है, जैसे कि 8 है, तो 8 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, तो उसका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। 3 का, यानी कि एक प्रैक्टिस के लिए है, 1 8 6 7 और भी 2 4 अगर चाहो तो अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े वो पूरा फोर्सेस के बारे में पढ़े। ठीक है, कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 चार्ज है तो उसके बीच में क्या लग... कैंसिल हो गया है। हाँ, यहाँ आर कैप यूज करना था ना, तो आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर बाई आर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में चर्चा किया है कि अगर 2 चार्जेज हैं किसी दूरी पे, अगर हम रखे हैं तो उनके बीच में क्या फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे लग रहा है। एक बार फोर्स पता चल जाए, कितने सारे फोर्सेस तो वेक्टर से हम करना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो हम लोग फोर्सेस के बारे में जाने कि हाँ भाई ये फोर्स लग रहा है। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा।
सिमिलरली वैसे ही जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक मास है तो उसके अबाउट के सराउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अगर हम किसी दूसरे मास को ले जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो महसूस करे। ठीक है, यानी कि ये जो जरूरत है ये इसलिए है कि हम सिर्फ एक सोर्स जो है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग आसानी से देख सके, समझ सके, पढ़ सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसा ही हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसा पढ़े थे वैसा ही सेम चीज होगा, लगभग सेम फॉर्मूले भी आएंगे। ठीक है, यानी कि जैसा हम लोग उसमें डिराइव करे थे वैसा ही यहाँ पे भी हमारा लगभग सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा ही डेरिवेशन होंगे। तो बेसिक कहानी हम लोग उसमें सुने थे कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, तो डायरेक्टली हम कंसेप्ट पे ही जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है तो हम जानते हैं कि इस चार्ज से अगर हम कुछ दूरी पे कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो ये जो चार्ज है, सेकंड वाला चार्ज, ये इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कुछ फोर्स एक्ट करता है। तो हम इसे बोल रहे हैं कि इट इज सोर्स चार्ज। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि ये सोर्स चार्ज है। इसके करीब अगर हम दूसरा चार्ज लाए जिस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं कि ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके निकट में इस चार्ज को लाए तो एक अलग फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा चार्ज अगर ले आएंगे दूसरे मैग्नीट्यूड का तो एक अलग फोर्स में एक्सपीरियंस होगा। ऐसे ही अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस ले आए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो है एक्सपीरियंस करने को मिलेगा उस चार्ज पे। तो ऐसा जरूर है कि इस चार्ज का यहाँ पे कुछ ना कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगा जिसकी वजह से अगर हम वेरी कर रहे हैं चार्जेस तो वेरी हो रहा है। तो उसी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं और इसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इफ वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यानी कि ऐसा रीजन है, यानी कि इसके सराउंडिंग का जो भी रीजन है वो सारे रीजन में, ठीक है, कहीं भी हम चार्ज को ले जाएं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस रीजन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका स्ट्रेंथ होगा हर एक अलग पॉइंट। तो उस स्ट्रेंथ को भी हम लोग फाइंड करते हैं कि हाँ अगर इस चार्ज से हम इतनी दूरी पे जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, कुछ और दूरी पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा हो या कम हो, डिपेंड कर सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे? तो इट इज रीजन अराउंड a source charge in which if we bout a test charge it will experience a electrostatic force। ठीक है, ऐसा रीजन जिस रीजन में अगर हम कोई दूसरा चार्ज ला रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है तो वैसे रीजन को हम लोग बोलते हैं कि इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि सिमिलर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो सिमिलर होगा ही ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग जो पढ़े थे ये भी कुछ सिमिलर चीज ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? वेक्टर। ठीक है।
ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट, ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हैं? हम जान गए कि कोई भी एक अगर सोर्स चार्ज है हमारे पास, तो उससे उसके सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होगा। तो उस स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से अगर हम r दूरी पे गए लाए एक स्मॉल क्यू नॉट चार्ज, ठीक है, यह क्यू नॉट चार्ज जो है कुछ फोर्स हमें एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स कितना होगा? तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर फोर्स, ठीक है। अगर हम इस क्यू नॉट को यूनिटी कर दें, ठीक है, इस क्यू नॉट चार्ज को अगर हम यूनिटी कर दें, तो वहां पे हमें कुछ वैल्यू मिलेगा कि अगर हम उस वैल्यू में कोई भी चार्जेस ला के मल्टीपल करते रहे, हमें उस पर फोर्स मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से अगर क्यू नॉट को 1 कर दें, ठीक है, इस क्यू नॉट जो चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इससे अगर हम यूनिट रखते हैं यानी कि 1 यूनिट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा कि एक ऐसा वैल्यू मिलेगा यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज मिलेगा, जो कि हमें दिख रहा है कि एक ऐसा वैल्यू है जो कि सिर्फ क्यू चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज पे डिपेंड हो रहा है। वहां पे उस पोजीशन पे जहां पे हमने अभी टेस्ट चार्ज को रखा है, इस पॉइंट पी पे, इस पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएं और उस वैल्यू से मल्टीपल करते, तो उस चार्ज पे हमें फोर्स मिल जाएगा। तो हमारे लिए तो फायदा है, बार बार क्यों हम एक ही चीज कैलकुलेट करते रहे, इसी जगह कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो यही जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या कहेंगे? तो यहाँ से हमें मिल रहा है E इजकल टू एफ बाई क्यू नॉट, जिसे हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज force experienced by unit charge at given point. ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, ठीक है। जैसे अगर कोई दूसरा चार्ज है तो एफ बाई क्यू लिख सकते हैं। तो इसे मैथमेटिकल टर्म में हम लोग ऐसा लिखते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई क्यू। से तो डी एफ बाई डी क्यू नॉट होगा ना? हाँ, इसी चीज को फिर आगे डेल टी में लिखते हैं। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एफ बाई क्यू नॉट भी रखते हैं। ये जो है एक्सपेरिमेंटली के लिए है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्यू नॉट जो होना चाहिए वेरी स्मॉल होना चाहिए, डेल्टा टाइम क्यू नॉट जो होना चाहिए वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट से ई का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, एक चार्ज के अलग अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, वहां पे अगर क्यू नॉट का वैल्यू बड़ा रहा तो जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे वो वेरी कर सकता है। जैसे अगर हमने ये कंडक्टर है, इस पे मान लेते हैं कैसा चार्ज दे रखा है, ठीक है,
यहाँ पे अगर हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ये चार्ज लेट से प्लस ही है, अगर बड़ा हुआ तो यहाँ का ये डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा, रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा हो जाएंगे और इधर बहुत कम रहेंगे। बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर यही चार्ज को हम बहुत स्मॉल रखेंगे तो इस जो हम जिसके बारे में जानना चाहते हैं सोर्स के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसलिए हम क्या रखते हैं कि क्यू नॉट को वेरी स्मॉल रखेंगे सो दैट इट डज नॉट इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल या फिर सोर्स चार्जेस। ठीक है, सोर्स चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमेशा क्यू को क्या रखेंगे, स्मॉल। क्लियर है इतना? Q tends to 0 delta कुछ ज्यादा हाँ लो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या दिख रहा है, एफ बाई क्यू। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ऊपर करिए ना सर, इफेक्ट ऑन के बाद क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर एक पॉइंट चार्ज लिए हैं तब तो कोई फर्क उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे, जैसे कि अगर हम ऐसा कंडक्टर ले ले जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बगल में अगर हम बड़ा चार्ज रखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। यस सर। ठीक है, ये जो है इतना है, तो यूनिट जो है इसका न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, एक और यूनिट यूज करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, पी बाई डी होता है तो, और वोल्ट पर मीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी इसका जरूरत नहीं है, वो आगे यूज होगा। वोल्ट पर मीटर मोस्टली जो है न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि 90% केसेस में, या फिर हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम ही याद रखते हैं। ठीक है, तो एक बार पूछ भी दिया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हो? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, क्योंकि कभी भी ग्रेडियंट टर्म आता है तो नीचे क्या आता है, मीटर। रेट डिस्टेंस। टर्म आएगा तो नीचे टाइम। तो पोटेंशियल वोल्ट होता है, तो वोल्ट पर मीटर हम लोग यूज करते हैं। तो ये पूछा था किस यूनिट का जो यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग वोल्ट पर मीटर भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग वेक्टर की प्रॉपर्टीज जानते हैं। ठीक है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज जानते हैं, क्या जानते हैं, मान लेते हैं कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, अगर हम कोई भी एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे होंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पे Q जो है एक स्केलर क्वांटिटी है।
और अगर हम किसी एक वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव से मल्टीपल करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहता है। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीपल करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे वाइस वर्सा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज है उस पे अगर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट पे होगा। ठीक है, या फिर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि वेक्टर के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव हाँ, चार्ज। क्या पॉजिटिव नहीं समझ में आ रहा है? तो जो सोर्स चार्ज है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है। चाहिए। सर यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज जो है हमेशा हम लोग पॉजिटिव रखते हैं। कहाँ गया डिफिनेशन? यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ये पॉजिटिव ले रखे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। और निगेटिव चार्ज अगर सोर्स होता तो इधर की तरफ लगता। ठीक है, यस टेस्ट चार्ज हम हमेशा क्या रखेंगे? पॉजिटिव। तो अगर हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा? बाहर की तरफ। यस ठीक है, और अगर वही निगेटिव चार्ज रहा तो हमें क्या मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर है वो तो वाला फोर्थ पॉइंट था। हाँ, सेकेंड ही था ना? यानी कि इसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड emerges from positive charge। हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रहा है, ठीक है, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि टेस्ट चार्ज अगर हम पॉजिटिव रखे थे तो इस पे फोर्स इधर लगता, इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव है तो हम बोल सकते थे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, जैसा कि हम सेकेंड पॉइंट में देख पा रहे हैं। क्लियर है? यस सर ठीक है, फोर्थ, इट ओबेज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेलो। हाँ। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था? लिखना पड़ेगा क्या फिर से? ठीक है, वेक्टर सम ऑफ किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उस पॉइंट पे जितने भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उन सब का वेक्टर सम होगा। फिफ्थ,
इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। हम देख रहे हैं कि सोर्स से प्रोड्यूस्ड है, तो टेस्ट चार्ज का इस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। टेस्ट चार्ज हमने पहले भी ऐसे ही बहुत छोटा रखा है ताकि उसका कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो अगर प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स है, दिस इंप्लाइज दैट कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। क्लियर है? यस सर। फिर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग में हम दूसरा चार्ज ले जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्सपीरियंस होते हैं। तो उसी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक अलग फिजिकल क्वांटिटी तैयार किया जिससे हम सिर्फ उस पार्टिकुलर चार्ज के रहने से ही हम एक प्रॉपर्टी को जान सकें। ठीक है, नहीं कि दूसरे चार्ज की जरूरत ना पड़े। तो वही हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देख रहे हैं तो ये फोर्स अपॉन चार्ज। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट से कि यहाँ पे कोई भी एक सरफेस है और इसमें बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, यहाँ पे -3 कूलम माइक्रो कूलम चार्ज है। ये 21 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइक्रो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पे ड्यू टू S। क्या होगा? सेकेंड, हो गया। ये फर्स्ट का 7 आई तो ये क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -7 आई कैप -3 जे कैप। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि फोर्स का डायरेक्शन अगर मान लेते हैं कि किसी इस डायरेक्शन में होता है अगर फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। क्लियर है? यानी कि मैग्नीट्यूड तो खैर अलग है ही, दिख ही रहा है। इसे हम लिख सकते हैं माइनस के +3 जे कैप न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्लियर है?
सेकेंड का अगर कहेंगे तो सेकेंड में क्या लिखेंगे, फोर्स लिखना है। तो फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई लिख सकते हैं, यानी कि 2 हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही लग रहा होगा, तो -14 ठीक है, एक मिनट, ठीक है। यानी कि ऐसा हम लोग डायरेक्टली वेक्टर वेक्टर खेल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। कह रहा है कि एक चार्ज है Q जिसका मास है m, ठीक है, एक चार्ज है Q जिसका मास है m। Q जो दे रखा है -10 माइक्रोकुलम है, मास जो है, छोड़ो कैलकुलेशन क्या करना है, ठीक है। -Q चार्ज है इस पे और मास m है, तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड so that weight is balanced by electrostatic force। मान लेते हैं कि हवा में है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, तो हम तो जानते हैं कि नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किधर लग रहा होगा ताकि ये जो है इक्विलिब्रियम में रहे, बैलेंस्ड रहे। -Q चार्ज है नीचे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, वो कैसे है उसको कोई मतलब नहीं है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी है, किधर है कैसे है वो तुमको डिसाइड करना है। देखो mg नीचे लग रहा होगा तो फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर बैलेंस करने के लिए, ऊपर हमारा Q mg by q minus थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो कि हमारा जो फोर्स लगना चाहिए ऊपर की तरफ लगना चाहिए, वो कितना होगा, Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं हम, तो ये हमारा Q इंटू ई होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि F इजकल टू एम जी होना चाहिए, जो कि Q इंटू ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया mg बाई क्यू। अब है कि डायरेक्शन किधर लग रहा होगा, तो हमारा जो फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है, चार्ज निगेटिव है, तो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। यानी कि हमें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, इस वजह से उस पर फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज को अगर पॉजिटिव भी दे सकते थे, कुछ हाइट पे रख के उसको छोड़ते तो मूव भी करता, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी कर सकते थे। यहाँ पे हम चार्ज को मास दे के पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ सकते थे। क्लियर है? तो ये हमेशा पॉजिटिव, ई हमेशा पॉजिटिव सोर्स से डिराइव रहेगा। पॉजिटिव सोर्स, नहीं समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से डिराइव रहेगा। आवाज कट के आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। सो हाँ, हाँ बोलो, अभी आ रहा था। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से डिराइव रहेगा। पॉजिटिव चार्ज से डिराइव्ड होगा सर तो यस, जरूरी नहीं है, क्या है, सोर्स चार्ज जैसा होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे क्या, पता चल सकता है?
हाँ सर तो ये भी तो हो सकता है नेगेटिव को भी अपोज करे और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का निगेटिव। डिजायर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक निगेटिव चार्ज का प्लेट रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही तो आ रहा होगा। बोलो, सर फोर्स इलेक्ट्रिक तो ऊपर फील्ड की ओर क्या जाएगा। है? हाँ तो मान लेते हैं तो कि सर ऊपर माइनस की ओर क्यू नेगेटिव। चार्ज है। ठीक है, ठीक है, सुनो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, नीचे माइनस क्यू सोर्स चार्ज होगा, तभी तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा। लगेगा। यस सर। अब हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर है, नीचे की तरफ। और हम जानते हैं अगर निगेटिव यस चार्ज सर। होता है तो उसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, उसकी तरफ होता है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे सोर्स चार्ज नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तब भी हमको वही चीज समझ में आ रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ से हम r दूरी पे पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ये मेरा पर्पस। बता सकते हो क्या होगा? हम इसे भी पॉजिटिव माने, निगेटिव भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा F, यानी कि यस फोर्स हम क्या लिखेंगे, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो F बाई टेस्ट चार्ज होता है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर मिल रहा है। डायरेक्शन के लिए अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होता है, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता, लाइक चार्ज होते। अगर हम मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज को निगेटिव रखते तो फोर्स अट्रैक्टिव होता, और उस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलता, अंदर की तरफ। यानी कि यहाँ पे मन। हम माइनस क्यू चार्ज रखते, टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव रखेंगे, तो यहाँ पे हमें इस पे फोर्स किधर मिलता, इधर। यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ होता, अंदर की तरफ, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। यानी कि यहाँ पे चार्ज को हम नहीं भी रखे तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ है और यहाँ पे अंदर की तरफ है। बात क्लियर है? यहाँ पे यस सर। ध्यान से देखो, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्यू डैश चार्ज लाते हैं, उस पे अगर हम पे फोर्स निकालना होता तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से उससे मल्टीपल कर लेते, मिल जाता। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर करे भी हैं, -3 माइक्रो कुलम को हटाकर 2 माइक्रो कुलम रखे थे, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो कोई भी फोर्सेस ला के हम उस पे फोर्स फाइंड कर सकते हैं, हमें हर बार फोर्स का फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है? यानी कि हमें दिख रहा है कि इस चार्ज से r दूरी पे हम चारों तरफ स्फेरिकल रीजन बनेगा, उस दूरी पे कोई भी चार्ज लाएंगे तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस चार्ज से मल्टीपल कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, ऐसा होगा। क्लियर है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यस जानते सर। तो बार बार हमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए फोर्स फाइंड करना पड़ता, बात तो वही होता, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए सहूलियत है, थोड़ा फायदा है, थोड़ा टाइम सेविंग है, तो इसलिए ये बना कंसेप्ट और जरूरी है, सबको यूज करते हैं। क्लियर? इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक -√2, 0 पे और एक √2, 0 पे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका है 2√2, 0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक का कोऑर्डिनेट्स -√2, 0 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट √2, 0 है। आ गया? सर कोऑर्डिनेट्स मीटर्स में है। हाँ, मीटर में ही। तो एट ए पॉइंट पे देख रहे हैं तो 2 माइक्रोकूलम -2 है, तो प्लस चार्ज है 1 वाला, तो प्लस है तो इससे दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, उससे दूर जाता हुआ हमें दिखेगा। वही यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इसलिए इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे कि ए पॉइंट पे अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते तो Q1 से रिपल्सिव फोर्स लगता है जो कि E1 की तरफ है, और Q2 से जो है रिट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो कि E2 की तरफ। तो E नेट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो या तो आई कैप जे कैप ले लो या फिर E1 माइनस E2 ले लेंगे। लिख सकते हैं? हेलो, कोई कुछ कह रहा था? यस सर। ठीक है, इसके बाद क्या काम करना है? के क्यू स्क्वायर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू, क्यू कितना है पहला? तो 2 माइक्रोकूलम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आ रहा है? 9 इंटू 2। ठीक है, तो कैलकुलेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम E1 रख रहे हैं, E1 को फाइंड कर लेते हैं कितना लग रहा है। K का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q का वैल्यू 2 इंटू माइक्रो 10⁻⁻6 है, नीचे जो आ रहा है 9 इंटू 2 आ रहा है, तो 9 इंटू 2 से गया, इससे ये 3 बचा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 1000 माइनस E2 का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू चार्ज तो सेम है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सिर्फ 2 मिल रहा है, यानी कि 9000 मिल रहा है। तो ये हमें कितना मिलेगा? -8000। माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन किधर होगा? E2 की तरफ होगा। क्लियर है? वैसे ही पॉइंट बी पे निकल जाएगा,
यहाँ से ऐसे जाएंगे, चार्ज ये है इधर, इसकी वजह से इधर आएगा, 2 वेक्टर्स आएंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो फिगर हम बना देते हैं फिर से। यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे -2 माइक्रोकुलम, ये डिस्टेंस √2, ये डिस्टेंस √2, और ऊपर डिस्टेंस भी ये जो है √2 ही है। तो इस चार्ज की वजह से देखेंगे तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से देखेंगे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, और अगर हम ये एंगल देखें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर ही दिख रहा है, तो ई नेट जो मिल जाएगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, वाई डायरेक्शन वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो उसे फाइंड कर लेना है कितना आएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। सर एक्स डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा ना, नेट वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का ना कैंसिल होगा, एक्स डायरेक्शन में तो बचेगा। कंपोनेंट देखो, इसका कंपोनेंट किधर किधर आएगा, एक वाई में और एक एक्स में, इसका एक नीचे वाई में एक एक्स में, तो ये ना कटेगा। हेलो, सर एक सेकंड चेक कर, दिख तो रहा है यहाँ पे, वाई का कटेगा, सिर्फ एक्स में रह जाएगा। अब तुम किसको एंगल लेते हो उसके ऊपर रहेगा कि 2e cos थीटा आता है या फिर 2e sin थीटा आता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो एक बार इसको रिवीजन करो, और एफसी वर्मा में जितना अगर बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट करो, क्योंकि कल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पढ़ लिए तो समझो कि उसमें भी फिर 20-30 क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, तो इसलिए अभी जितना मिला है उसको एक बार सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा। फोर्स कैलकुलेशन है, अगर फॉर्मूला आता है, वेक्टर आता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट खराब हो। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good. थैंक यू।